स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे स्पेसएक्स फैसिलिटीज़ के बारे में। इसके लिए मुझे किसी ने सुपर चैट दिया था तो पूरा तो करना पड़ता है। तो बात करते हैं स्पेसएक्स के बारे में। तो समझिए स्पेसएक्स अभी वर्ल्ड का टॉप क्लास का इकलौता समझ लीजिए, क्योंकि इसके आसपास का केडेंस यानी कितना स्पीड से ये लॉन्च कर पाते हैं किसी और के पास नहीं है। तो ये टॉप क्लास है। तो टॉप क्लास होने के लिए इनको टॉप क्लास फैसिलिटीज़ भी चाहिए, यानी कि जहाँ पे बनाते हैं, जहाँ पे लॉन्च करते हैं, जहाँ पे टेस्ट करते हैं, ये सब टॉप क्लास होना चाहिए, नहीं तो काम नहीं चलेगा। और इनका फिलॉसफी जो है, मतलब स्पेस एक्स का जो एम्प्लॉय का फिलॉसफी है वो है वर्क हार्ड प्ले हार्ड। यानी कि काम कर रहे हो तो पूरा जी जान लगा के बम काम करो, और एंजॉय करो तो जी जान लगा के बम बम एंजॉय करो। लेकिन ये मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, ये आम पब्लिक के लिए नहीं है, नहीं सूट करता। ये बहुत हाई स्ट्रेस एरिया है और बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग टाइप है, एकदम बहुत ग्राइंड करना होता है। और इनका फायरिंग रेट पागल जैसा हाई है, यानी कि आप घुस भी गए, मतलब इंटरव्यू में ही मान लीजिए 90% लोग निकल जा रहे हैं, टेस्ट उस्ट होने के बाद फाइनल होने के बाद सिर्फ 5% लोग घुस पा रहे हैं। आप वहाँ घुस भी गए ना तो भी गारंटी नहीं कि हाँ अब यहाँ पे आप समझ रहे हैं थोड़ा स्थिर रहेंगे, ज़रूरी नहीं है। आराम से ये बहुत जल्दी जल्दी फायर करते रहते हैं। तो लॉन्ग टर्म लोगों के लिए, मतलब अलग अलग तरह के लोगों के लिए है ये। कुछ लोगों को होता है कि भैया मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, उनके लिए एकदम नहीं है। कुछ लोग कहें नहीं भैया बेस्ट ऑफ द बेस्ट हार्ड वर्किंग करने के लिए उनके लिए अच्छा है, लेकिन बाकी लोगों को नहीं सूट करेगा। फिर ये समझिए कि इसमें एक बात होता है कि सिर्फ जनरली अमेरिकन ही ज्वाइन कर सकते हैं इस कंपनी को, बाहर से लोग नहीं लाए जा सकते। असंभव नहीं है, लेकिन जनरली लोग नहीं करना चाहते हैं, और इलॉन मस्क भी नहीं करता है। कारण यह है कि यूएसए का प्रोटोकॉल है कि जो भी चीज़ स्पेस टेक्नोलॉजी में है उसे एडवांस वेपन के कैटेगरी में डाला जाए। वेपन नहीं, एडवांस वेपन का कैटेगरी चला जाता है, क्योंकि उसी से आईसीबीएम बनाया जाता है। अगर आप ऑर्बिटल रॉकेट बनाते हैं, आईसीबीएम उससे आसान चीज़ है। तो इसीलिए उनका एक पूरा इकोसिस्टम है जो सब चीज़ को रेगुलेट करता है। तो रेगुलेशन का जो बॉडी है उसका नाम है इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स एंड रेगुलेशन, आईटार। तो ये आईटार के चलते, मतलब समझिए ये बड़े लोग हैं और इनका बहुत बड़ा बंदूक होता है, बड़ा वाला। तो ये सब चीज़ पे डिसाइड करते हैं कि कौन कहाँ काम करेगा, कहाँ दिखा सकते हैं, कहाँ नहीं शेयरिंग कर सकते हैं। ये बोल दिए कि भैया इस एम्प्लॉय को आपको नहीं रखना, इनका बैकग्राउंड चेक हमें नहीं पसंद आया, खत्म। खत्म, कुछ भी नहीं, खत्म सर, डिस्कशन नहीं करना है। इनसे कोई लड़ता नहीं है। ये मतलब समझिए बहुत हाई लेवल का पावर पर रहते हैं, इनसे नहीं लड़ा जाता। ये पूरा देश का सिक्योरिटी के लिए करते हैं। और मान लीजिए आपको कोई फोटो भी मिल रहा है कि जैसे कुछ यूट्यूबर्स को मौका मिल गया रॉकेट फैक्ट्रीज में जाने का, आप आराम से निश्चिंत रहिए कि ये लोग बैकग्राउंड में 5-6 परत का चेकिंग करके बैठे हुए हैं। ये सब इसीलिए, मतलब जैसे कि यूएलए का खासतौर पे जब उन्होंने एक मौका दिया था यूट्यूबर को, तो वो यूट्यूबर बार बार यही बोल रहा था कि ये सिर्फ लीप ऑफ फेथ है। यानी कि मतलब क्योंकि जिस बंदे को अलाउंस दिया गया, मतलब आईटार अलाउंस दिया कि आप रॉकेट वॉकेट पे काम कीजिए, वो अलाउंस के बेसिस पे आपने किसी और को अलाउंस दिया। तो समझिए सबका चेन है, आप ट्रेस किए जा सकते हैं कि मान ली कोई और घुस के आपका लीक करता है कोई चीज़, तो आपको ऊपर भेजा जाएगा। तो ये मामला बहुत सीरियस होता है, इसीलिए सिर्फ अमेरिकन ही जनरली करेंगे। और इंडियंस आपको दिखेंगे भी तो वो जनरली अमेरिकन बॉर्न होंगे, सिटीजन, मतलब कि उनके माँ बाप इंडिया से गए थे, वो वहाँ पैदा हुए, उस तरह के लोगों का ज़्यादा चांस होता है। असंभव नहीं है कि कोई बाहर से जाता है, लेकिन स्पेसएक्स प्रोफर नहीं करता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे समझिए कि इसीलिए इनका जितना लोकेशन है उस पर रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, यानी कोई भी जाके बस घुस नहीं सकता। आपको कुछ एरिया, ऑब्वियसली एक ऑफिस है तो ऑफिस का एक डम एरिया रखा गया है कि उस एरिया में जैसे कोई पार्सल देने आया, कोई फैमिली मेम्बर मिलने आया, तो वो सबका अनरिस्ट्रिक्टेड एरिया है। रिस्ट्रिक्टेड एरिया जब भी आप कैमरा अंदर भी जा रहा है, कोई फिल्मिंग क्रू जा रही है, डॉक्यूमेंट्री क्रू भी जा रही है, वो सबको भी नहीं डेटा दिखाया जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ के ऊपर फाइनल ठप्पा लगाते हैं कि भैया हम बोल रहे हैं नहीं दिखाना है, तो मतलब नहीं, डिस्कशन नहीं होता है। इनका ठप्पा ऊपर से आता है कि भैया हमने बोल दिया, काम खत्म सर, दी एंड। तो स्पेसएक्स का समझिए इसीलिए बहुत सा, आप कितना भी वीडियो सर्च मान लीजिए, आपको कभी भी ढंग से अंदर का देखने को नहीं मिलेगा। कारण वही कि उनका ठप्पा पड़ रहा है। और इसीलिए समझिए रॉकेट का इंजेक्टर प्लेट कभी ढंग से नहीं दिखाया जाता है, इनका ठप्पा लगाओगे। रॉकेट इंजेक्टर प्लेट अगर कोई समझ गया तो वो लिक्विड रॉकेट बनाया जा सकता है, और लिक्विड रॉकेट आप बना लोगे तो ऑलमोस्ट सारे रॉकेट्स वही होते हैं ढंग के। तो इसीलिए इनसे, मतलब स्पेसएक्स और आईटार को अच्छे से शादी करनी होती है। तो अब बात करते हैं इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ है। इनका हेडक्वार्टर्स है हैथॉर्न कैलिफोर्निया यूएसए में। अब ये जो जगह हैथॉर्न कैलिफोर्निया जो है, ये हॉटस्पॉट है स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए। यानी कि यहाँ पे आप निकलिए, मतलब ठीक है ये जगह है, ये इनका बिल्डिंग है, इससे निकलिए, इधर उधर जाइएगा, सब चीज़ मिलेगा। आप देखेंगे बगल में एयरपोर्ट भी है, छोटा वाला। तो यहाँ पे क्या कौन कंपनी, ऑलमोस्ट जितनी भी बड़ी ढंग की कंपनी है सब है वहाँ पे। जैसे बोइंग हो जाए, रेथियन हो जाए, नासा हो जाए, सब है, टेंशन नहीं लेना है। मतलब आप सड़क पे भिड़ेंगे भी किसी से तो वो भी रॉकेट इंजीनियर ही होगा। तो बहुत, मतलब एकदम कॉन्सेंट्रेट, जैसे
हमारे लिए सॉफ्टवेयर कहाँ पे है, बेंगलुरु में है, वैसे ही समझ लीजिए इनके लिए मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी का R&D जो होता है वो वहीं होता है। तो वहाँ पे भी उन्होंने बनाया। और ये जो बिल्डिंग है वो स्पेसएक्स का बनाया हुआ नहीं है, ये बिल्डिंग बनाया गया था नॉर्थर्प कॉर्पोरेशन, मैंने बताया ना कि जगह हॉटस्पॉट है और बहुत पहले से है, मतलब बहुत सीरियस इसकी नींव रखी गई थी बहुत पहले। तो नॉर्थर्प कॉर्पोरेशन का काम था उस टाइम में कि बोइंग के लिए 747, मतलब समझे आदम जमाने की बात हो रही है, 747 का फ्यूसलाज बनाने के लिए ये स्ट्रक्चर बनाया गया था, इसीलिए बहुत बड़ा साइज का है। मतलब बाहर से देखने में तो समझ में नहीं आता, लेकिन समझिए रॉकेट है और ये ऑलमोस्ट समझिए 1/3 आ जा रहा है और ये रॉकेट बहुत बड़ा है, समझे गाड़ी से बड़ा जगह है, बड़ा, तो काफ़ी बड़ा है। और यही मेन प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग जगह है, यानी कि कहाँ पे सारा चीज़ होता है, घूम फिर के सारा यही होता है। अब जाके धीरे धीरे ये इधर उधर कर रहे हैं, खासतौर पे जैसे सैटेलाइट है जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए अलग कर रहे हैं, लेकिन मेन जितना भी काम होता है 99% सब यही होता है। इन्हीं के अंदर इनका R&D डिपार्टमेंट है, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट है, क्योंकि इनका वर्टिकल इंटीग्रेशन बहुत अच्छा है, तो सारा चीज़ घूम फिर के यहीं होता है। और भले अगर किसी और साइट पे भी जाओगे प्रोटोटाइपिंग यहाँ बनेगी, बाद में वो फाइनल साइट पे जाके टेस्टिंग वेस्टिंग हो और मास प्रोडक्शन हो, लेकिन सारा जान जो है हेडक्वार्टर यही है। तो ये हो गया आपका हैथॉन कैलिफोर्निया, यहीं से गाड़ी खुली। अब बात करते हैं टेस्टिंग फैसिलिटी पे, क्योंकि ऑब्वियसली वो शहर के बीच में आप टेस्ट नहीं करने वाला रॉकेट, तो वो है मैकग्रेगर टेक्सास में, यूएसए में। तो ये जगह जो है मैकग्रेगर टेक्सास, जो आप ये फोटो में देख रहे हैं या जहाँ पे ये स्टैंड बना हुआ है या जहाँ पे ये हो रहा है, ये बूम फैक्ट्री था। यहाँ पे बूम बनाया जाता है। जब यूएसए कूद गया था वॉर में पर्ल हार्बर के बाद, तो हो गया था कि भैया हमारे पास बूम बनाने का तरीका ही नहीं है, मतलब है बना लेते लेकिन मतलब वॉर में खपत होता है, मतलब कि ट्रक भर ट्रक नहीं बात होता है, ट्रेन भर ट्रेन खपत होता है, तो उतना स्पीड से वो बना नहीं सकते, तो पूरा एक शहर डेडिकेट किया गया और ऐसे कई सारे शहर थे, उसमें से एक था ये मैकग्रेगर टेक्सटाइल साइट जो है, वो साइट बनाया गया था कि भैया यहाँ पे सिर्फ बूम बनाएंगे, और खूब बनाया गया। फिर हो गया कि उसका वॉर खत्म हुआ, उसको हटाया गया, फिर कुछ लोगों को शिफ्ट कर दिया गया अप्लायंसेस बनाने में, क्योंकि लोग वॉर से रिटर्न हो रहे थे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही थी, तो मतलब वो सब बना, लेकिन उतना चला नहीं। फिर उसके बाद आर्मी उसको ले लिया, उसके बाद एयरफोर्स वाला डिपार्टमेंट, नासा वाला डिपार्टमेंट, उसी टाइम अपोलो प्रोजेक्ट बनाया गया। तो रॉकेट टेस्टिंग उस टाइम से शुरू हुई, पहले बूम बनाते थे फिर रॉकेट टेस्टिंग, मतलब ये जगह पहले से ही एक्सक्लूडेड है, क्योंकि बूम बनाया जाता था तो हर चीज़ उसके हिसाब से स्टैब्लिश किया गया कि अगल बगल बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को बढ़ने नहीं दिया गया था। और रॉकेट टेस्टिंग में समझ परत दर परत हमेशा इसी तरह का चीज़ रहा है, तो ये जगह बन ही गया कि भैया यहाँ रॉकेट होते रहता है। तो इनका समझ लीजिए कि बूम फैक्ट्री से ये अपोलो टाइम में आधा से ज़्यादा रॉकेट की टेस्टिंग यहीं होती थी, इंजन की खासतौर पे। अब फिर इसको दिया गया स्पेसएक्स को 2003 में, ये समझ लीजिए बहुत पहले की बात है, स्पेसएक्स बना है 2002 में, सबसे पहले यही साइट पे वो ढप्पा मारे और यहीं पे सारा टेस्टिंग होता है। जैसे कि ये जो आप टावर देख रहे हैं, ये टावर जहाँ पे वो रैप्टर इंजन का टेस्टिंग कर रहे हैं, गिम्बल टेस्टिंग, या ये रैप्टर इंजन का फुल थ्रस्ट टेस्टिंग हो रही है, या जो ग्रास हॉपर का टेस्टिंग था कि वो ऊपर जाके जा पाता है कि नहीं, तो ये सारा ग्रास हॉपर से लेके सब चीज, मतलब कहाँ टेस्ट कर रहे हैं कि काम होने वाला है कि नहीं, वो मैकग्रेगर में किया जा रहा है। और यहीं पे सारा, मतलब स्पेसएक्स क्यों सक्सेसफुल बना, क्योंकि यहाँ पे सारा कांड हुआ। और ये जगह मतलब बहुत अच्छे एक्सक्लूडेड जगह है, कम आबादी है, कोई बूम बाम बड़ी नहीं करता, बोल रहे हैं एरिया पहले से ही वैसा चलता है। पहले बूम बनाते थे, फिर रॉकेट बनाते थे, फिर एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया, वो भी रॉकेट बनाना चाहती थी, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, लेकिन उसके बाद स्पेसएक्स आ गया, स्पेसएक्स सक्सेसफुल हो गया। तो यहाँ पे बहुत हो रहा है, लेकिन हाँ चूंकि लोग रहते हैं अगल बगल, इनका लॉ है कि भैया 12 बजे के बाद आपका कोई भी रॉकेट का टेस्टिंग नहीं होना है। जितना टेस्टिंग करना आप दिन में कीजिए, शाम तक कर सकते हैं, रात के बाद आप करेंगे आप पे फाइन पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा करेंगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ये है जगह है, यहीं पे समझिए मेन टेस्टिंग, कोई इंजन का डिज़ाइन बनाना है यहाँ पे ले जाके उसका टेस्ट करो, सारा चीज़ यही जगह, इनको टेंशन नहीं है। और ये हमको हंसी लगता है कि ये लोग, हमको लगता है यहीं से ट्राइपॉड देखे थे, ट्राइपॉड का डिज़ाइन उठा के डाल दिया अपना इसके लिए, स्टारशिप के लिए, बल्ले बल्ले। इस ट्राइपॉड के नीचे भी मेटल प्लेट है जो उसको 90 डिग्री पे नहीं रखा है, एंगल दिया हुआ है, बकेट है एक तो जो एंगल दिया, उसमें बकेट में पानी चलता रहता है, इसलिए आपने बहुत बढ़िया डिज़ाइन उठा लिया, लेकिन भैया 90 डिग्री नहीं देते कभी भी, गैस एग्जॉस्ट का ऐसे नहीं देता, हमेशा ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे है तो इसलिए खैर वो तो हो गया, भूतकाल के बारे में क्या करते, ये हुआ टेस्टिंग फैसिलिटी। अब आते हैं स्टारबेस के बारे में। तो स्टारबेस सबसे नया है, सबसे रिसेंटली चल रहा है, और अभी सारा फोकस वहीं है क्योंकि ये हुआ रिसेंटली वहाँ पे। और ये जगह सेल्फ कंटेन इकोसिस्टम है, यानी कि यहाँ पे टेस्टिंग भी ये खुद से कर सकते हैं, रॉकेट बना भी सकते हैं, इंजन उंजन नहीं बना सकते, लेकिन बाकी सारा चीज़ ये कर सकते हैं। और इनका टारगेट ये है कि एंड में यहीं पर सारा चीज़ बने, मतलब स्टारशिप से जितना भी चीज़ रिलेटेड है स्टार बेस में ही बनाया जाए, यानी कि यहीं पर बनाओ, यहीं पर लॉन्च करो, यहीं पर टेस्ट करो, काम खत्म, आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं, पूरी तरह से सेल्फ कंटेन अभी नहीं है, लेकिन टारगेट वही है, सपना वही कर रहे हैं। और ये 2010 में शुरू हुआ था। जैसे कि मैं रिसेंटली बार बार बोल रहा हूँ ना कि ये जगह पे है, समझ लीजिए ऑलमोस्ट वो मेक्सिको का बॉर्डर को छू रहा है,
और इससे नीचे नहीं आ सकते। इससे नीचे आने के लिए आप दूसरी जगह पे आ जाएँगे और दूसरी जगह में दिक्कत ये है कि पहली बार वहाँ जगह मिल नहीं रहा है क्योंकि आबादी मायामी यहीं पे है, बहुत जगह हुआ है और उसके बगल में बहामास-वहामास है। तो यहाँ पे आपको एक खाली ज़ोन मिलता है, यानी कि रॉकेट जब ऊपर जा रहा रहता है तो बीच का एक स्टेज आता है जो बहुत खराब रहता है। ऑर्बिट में कुछ करे उसका पूरा मतलब आप कंट्रोल कर सकते हो। लॉन्च के तुरंत बाद कंट्रोल कर सकते हो। बीच में एक फ़ेज़ आता है जहाँ पे वो आधा रॉकेट है, आधा मिसाइल है। वो फ़ेज़ बहुत आप चाहोगे कि कभी भी पब्लिक एरिया के ऊपर से ना हो, तो वो जगह आपको यहाँ समुद्र में मिल जा रहा है। यहाँ पे करते तो बरमूमा ये समझ लिए दूसरी कंट्री जो है बर्मा, वो आ जाती है बीच रास्ते में, इसीलिए यहाँ नहीं जनरली लोग करना चाहते हैं। तो ये जगह इनको काफ़ी बेस्ट मिला। केप कनावरल है एक जगह पे डेडिकेटेड, लेकिन वो कवर हो चुका है, वो जगह पहले से लिया जाएगा। यही इनको मिलता था सेकंड बेस्ट जगह पे। तो ये 2010 में लिए थे और उसीलिए उनको मिल भी गया था क्योंकि जैसे बता रहे हैं रिसेंटली अभी इतने सारे उस पे लॉसूट हो रहा है एफएए पे कि आप दे कैसे दिए ये जगह। बात वो था जिस टाइम वो लिए थे उस टाइम कुछ कर नहीं रहे थे खास, लेके पहले से रख लिए थे। बोल रहे ना ये जगह बहुत पहले से रखे हुए थे, जैसे आपको पता है 2003 में जगह खरीद रहे थे, तो बात वही था कि नींव बहुत अच्छे से रखे हुए थे। तो इन्होंने कर दिया, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इस एरिया में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और बड़े-बड़े लोगों से। अगर एफएए पे ही डायरेक्ट अगर कोई फाइल कर पाता है और इतना सीरियस है कि जज उसको तुरंत बाहर नहीं फेंकता, तो मामला सीरियस है, गंभीर है। तो लॉन्ग टर्म में यहाँ क्या होगा ये नहीं पता, क्योंकि बोल रहे हैं जगह दिया गया था अलग लीज़ के हिसाब से कि अरे ठीक है आपने जगह ले रहे हो। सोचिए 2010 में तो ये लोग मतलब ह्यूमन ही लॉन्च नहीं कर पाए थे तब तक। तो 2010 में ये स्टारशिप और स्टार बेस के बारे में तो सपने ही नहीं थे, लेकिन जगह लेके रखे हुए थे। तो बहुत सारा तिगड़म है कि लॉन्ग टर्म में क्या होगा पता नहीं, लेकिन इससे बेटर लोकेशन नहीं मिलने वाला क्योंकि बोल रहे हैं ऑलमोस्ट ये मैक्सिको छू रहे हैं, ऑलमोस्ट छू ले रहे हैं मैक्सिको। और चूंकि ये वेपन्स ग्रेड टेक्नोलॉजी है तो ऐसा नहीं कि मैक्सिको में जाकर भले मैक्सिको हंसी खुशी बोले अरे सर आइए आप, हम आपको जगह दे देते, नहीं जाएगा, अमेरिका नहीं जा सकता। तो यही देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है स्टार बेस का। ये हो गया जिसके बारे में अभी सब लोग चर्चा कर रहे हैं। अब बात करते हैं मेन वर्क हॉर्स का, यानी कि केप कनावरल का। तो केप कनावरल जो है यानी कि ये आइलैंड जो आप देख रहे हैं, ये आइलैंड पूरी तरह से अमेरिका का बैकबोन है। अमेरिका कहाँ से उड़ता है? 99% टाइम में यहीं से उड़ता है, केप कनावरल से। जितना भी पॉपुलर रॉकेट हो, चाहे वो आपका सैटर्न 5 हो, चाहे टाइटन हो, चाहे आपका मर्करी हो, चाहे जो लीजिए, 99% टाइम में यहीं से लॉन्च किया गया। और वो सारे जो आप नंबर देख रहे हो सारे के सारे एक लॉन्च पैड अकेले हैं। बहुत सारा, मतलब अमेरिका का मेन ताकत कहाँ से आता है? ये आइलैंड से आता है। गिनते रहिए, भूल रहे हैं कॉम्प्लेक्स के नंबर 40 से ऊपर जाते हैं। बहुत सारा कॉम्प्लेक्स है, एक दो नहीं। मतलब आप पूरा देश को रख दीजिए, देश क्या दुनिया रख दीजिए, और ये अकेले बोले भैया ये उतना लॉन्च साइट तो हम अकेले रखे हुए हैं। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अमेरिका का स्पेस विंग यही है, सारा सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी जगह यही है। और ये एक बंदे ने बहुत अच्छा ये बनाया, क्या बोलते हैं आपका, टाइम लैप्स वीडियो बनाया जिसमें घड़ी चलता है। घड़ी तो मैं पूरा नहीं दिखा पा रहा हूँ, वीडियो नीचे लिंक कर दिया। उसमें ये केडेंस दिखा रहे कि पहले एक लॉन्च हुआ, फिर घड़ी चलते जा रहा, घड़ी चलते जा, फिर दो लॉन्च हुआ, धड़ 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 लॉन्च हुआ, फिर शांत हो गया, फिर लॉन्च हुआ, फिर लॉन्च हुआ। 2022 में धड़ 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 खूब लॉन्च कर रहे थे। केडेंस बहुत हाई है और इसीलिए मैं कहूँगा वो टाइम लैप्स आप देख भी लो, नीचे नीचे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, वो आप देखोगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कितना धीमे हम लोग लॉन्च करते थे रॉकेट और अब कितना तेज कर रहे हैं। तो स्पेस एक्स को दिया गया लॉन्च कॉम्प्लेक्स 40 नंबर, यानी कि कॉम्प्लेक्स यहाँ पे है, वो कॉम्प्लेक्स इनको दे दिया गया। ये 2007 में हुआ था और मैंने उस टाइम का वीडियो दिया हुआ जो कि 12 या 13 साल पहले का है, वो आप देख सकते हो। और इसमें समझिए इसके बाद भी स्पेस एक्स अपने आप को पंख फैलाने के लिए और लॉन्च कॉम्प्लेक्स के पीछे बात किया, जिसमें कॉम्प्लेक्स 39A के पीछे बात किया गया कि 39A का जुगाड़ किया जाए, और वो भी इन्हें मिल गया नासा से। उनको 2014 में वो मिल गया। और इसी पे जो बीच में आप सुने ना कि ब्लू ओरिजिन लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बात वही था। ब्लू ओरिजिन का कहना था कि आप एक्सक्लूसिव राइट 39A का नहीं दीजिए किसी को, क्योंकि 39A मतलब चाहते कि मिल बांट के खाइए। तो बात यही था, स्पेसएक्स का जो काउंटर था वो लॉजिकल था कि भैया आपके पास तो रॉकेट ही नहीं है तो आप हल्ला क्यों कर रहे हो। उस टाइम में आपके पास जब रॉकेट हो, आप एक भी ऑर्बिट पे पहुंचो तो ना हम आपका बात सीरियसली लें। आप कहते हो कि हम अकेले नहीं ले सकते, मेरे सिवा कोई और है नहीं, तो डिस्कशन कहाँ से आ रहा है। और अमेरिका क्यों बेचा, जबकि गवर्नमेंट ने बनाया, ये पूरा साइट गवर्नमेंट का बनाया हुआ था अपोलो इरा का। उससे भी पहले ही शुरू कर दिए थे, लेकिन अपोलो इरा में इसका मतलब पंख निकला। तो भैया गवर्नमेंट क्यों दे रहा है? गवर्नमेंट का हिसाब ये था कि ये सारी जगहों को मेंटेन करना पड़ता है, खर्चा बहुत आता है और यूज़ भी नहीं है अब उतना। तो हिसाब वही है कि प्राइवेट वाले को दे दो, मेंटेनेंस वो करेंगे और एंड में हमें लौटा देंगे। मतलब कि जब भी स्पेस एक्स डिसॉल्व हो, या मतलब 100 साल बाद या 200 साल बाद, या अगर रिटर्न नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से उसका खर्चा टैक्स वाले से नहीं आए कि भैया हम टैक्स भर रहे हैं उसको रिपेयर करने के लिए, उसकी जगह, क्योंकि ये सब जगह बहुत बोले ना हाई प्रायोरिटी है, कभी भी ऑन नोटिस आपको तुरंत यूज़ करना पड़ सकता है, तो मेंटेन करना पड़ता है। तो ये 2014 में हो गया और लॉन्च कैडेंस यहीं पे आ रहा है। और ये देख लीजिए, आपका बता रहे हैं फ्लोरिडा में आता है ये। ऑलमोस्ट इससे बेटर जगह आपको देखिए टेक्सास में वो मिल रहा है, क्योंकि वो इक्वेटर के ज़्यादा नज़दीक है। आप इक्वेटर से एकदम
इक्वेटर पे होना सबसे बेस्ट रहेगा, लेकिन ये अगर आप एक कंट्री से लिमिटेड हो, जैसे कि हम लोग इंडिया में, तो इक्वेटर में जाके नहीं कर सकते ना, तो इंडिया के सबसे एकदम टिप पे जाएँगे। ये लोग कहाँ जा सकते हैं, तो फ्लोरिडा में ये एरिया बहुत बढ़िया सेलेक्ट किया गया, कोई दिक्कत नहीं था और उसी के हिसाब से डेवलपमेंट किया गया। दूसरा टेक्सास का आप देख रहे हैं, टेक्सास ऑलमोस्ट उससे नीचे आ रहा है, ये थोड़ा और बेनिफिट देगा आपका रॉकेट को, लेकिन साइड इफेक्ट की जो जगह स्पेसएक्स चुना है, वो थोड़ा-सा तिगड़म वाला जगह हो गया है। खैर देखिए, तो यही 2 ही 3 जगह है और दूसरा जगह रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में, यानी कि धरती के रोटेशन से उल्टे डायरेक्शन में अगर आप लॉन्च कर रहे हो, तो है वैंडरबिर्ग जो एयरफोर्स बेस आप सुनते हैं, वो उल्टे डायरेक्शन में, मतलब एक साइड को संभालने के लिए ये है, इसीलिए यहाँ इतना सारा है क्योंकि यही मेन है, यहीं पे सबसे बेस्ट मिलता है और दूसरा जो है उसमें कभी-कभार लॉन्च किया जाता है। तो केप कनावरल, ये 4 जगह जोड़ के, इसके सिवा भी बहुत सारे और जगह हैं, लेकिन वो सब लो प्रायोरिटी है। ये है मतलब बैकबोन, सारा चीज़ यूएस स्पेसएक्स का जो होना है, यहीं होना है और मतलब ये समझ लीजिए केप कनावरल में ही पूरा अमेरिका उड़ता है, तो केप कनावरल सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन स्पेस एक्स का फिजिकल लोकेशंस के बारे में कि क्या है, कहाँ है, क्यों हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, ज्वाइन कर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।